हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम ऋषभ है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा लाइटरूम में फ़ोटो कैसे एडिट करते हैं। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि फ़ोटोशॉप में भी फ़ोटो एडिट कर सकते हैं तो लाइटरूम क्यों यूज़ करूं। एक्चुअली में लाइटरूम फ़ोटोशॉप से बहुत ही ईजी है और हर फोटोग्राफर को इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि लाइटरूम जो है फ़ोटोशॉप से बहुत डिफरेंट है। जैसे अगर आपको केवल लाइट एडजस्टमेंट करनी है, कलर ग्रेडिंग करनी है या टोन सही करना है तो उसके लिए लाइटरूम बेस्ट है। लेकिन अगर आपको फ़ोटो का मैनिपुलेशन करना है तो उसके लिए फोटोशॉप बेस्ट है। और लाइटरूम में ये खासियत है कि ये स्पेस बचता है आपका बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे अगर आप कोई फोटोशॉप में फ़ोटो एडिट कर रहे होते हैं तो जैसे आपको आधी फ़ोटो आपने एडिट की और उसको मतलब किसी वजह से आपको फोटोशॉप बंद करना है तो आपको वो फ़ोटो पीएसडी में सेव करनी पड़ेगी। बट लाइटरूम में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली लाइटरूम को क्लोज कर देंगे और फोटो आपने जहाँ पे छोड़ी थी, आधी ही एडिट करके जहाँ पे छोड़ी थी, वहां से आप उसको वापस शुरू कर सकते हैं। और ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये लाइटरूम का बेसिक ट्यूटोरियल होगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक साथ आप बहुत सारी फोटो को कैसे एडिट कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने कोई भी एडिटिंग एक फोटो पे की हो और उसी एडिटिंग को आप कॉपी पेस्ट दूसरी फोटोज में भी कर सकते हैं। ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज फोटो को कैसे करेक्ट करते हैं, कैसे फोटो का वाइट बैलेंस सही करते हैं और कैसे फोटो में कलर ग्रेडिंग और टोन सही किया जाता है, और कैसे इसका जो लाइब्रेरी मॉड्यूल होता है और डेवलप मॉड्यूल होता है कैसे वर्क करता है, कैसे फोटो इसमें इंपोर्ट की जाती है, फोटो को सेव कैसे कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइटरूम ओपन करते ही हमारे सामने एक विंडो खुल के आती है जिसमें टॉप में आप देखेंगे लाइब्रेरी, डेवलप, मैप, बुक, स्लाइड शो, प्रिंट और वेब दे रखा है। जो सबसे ज्यादा यूज में होते हैं वो लाइब्रेरी और डेवलप होते हैं। लाइब्रेरी का काम होता है फोटो को स्टोर करना और इसमें हम फोटोज देख सकते हैं। डेवलप का काम होता है बेसिकली फोटोज को एडिट करना। तो चलिए फोटोज को इंपोर्ट किया जाता है। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे। फाइल में गए और यहाँ पे इंपोर्ट फोटो एंड वीडियो प्रेस करेंगे। जैसे ही हम ये प्रेस करते हैं तो हमारे सिस्टम की सारी ड्राइव्स सामने आ जाती है। तो जिस भी ड्राइव में आप अपनी फोटोज को रखा है वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपने कैमरे का कार्ड कनेक्ट किया हुआ तो ये उसकी ही फोटोज हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सारी फोटोज पे एक टिक का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सारी फोटोज जो है सिलेक्टेड है और ये इंपोर्ट की जाएंगी। अगर आपको इसमें कोई पर्टिकुलर एक फोटो को इंपोर्ट करना है तो ये अनचेक ऑल करेंगे आप और एक फोटो पे जाएंगे। इसमें ये जो बॉक्स है इस पे क्लिक करेंगे तो ये फोटो सेलेक्ट हो जाएगी और इसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और सारी फोटोज को इंपोर्ट करना है तो चेक ऑल कर दीजिए सिंपली और इंपोर्ट पे प्रेस करेंगे। ये सारी फोटोज आपकी एक एक करके लाइब्रेरी में आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ फोटोज को रोटेट भी करना पड़ेगा। जितनी भी फोटोज को रोटेट करना है आपको उनको सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा रोटेट लेफ्ट और ये सारी फोटोज रोटेट हो जाएंगी। फोटो इंपोर्ट करते ही सारी फोटोज हमारी लाइब्रेरी में आ जाती है। तो किसी भी फोटो को अगर बड़ा करना है तो आप जस्ट उस पे फोटो को सेलेक्ट करेंगे और स्पेस प्रेस करेंगे तो फोटो बड़ी हो जाएगी। लाइब्रेरी में फोटो इंपोर्ट करने के बाद अब अपने राइट साइड के पैनल में देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे क्विक डेवलप है, कीवर्डिंग है, कीवर्ड लिस्ट है, मेटा डेटा है और कमेंट है। तो कीवर्डिंग टैग का यूज जो होता है वो फोटोज को कैटेगराइज करने के लिए होता है। जैसे आपके पास ट्रैवल की फोटोज हैं, फूड फोटोग्राफी की फोटोज हैं, फैशन की फोटोज हैं, पोर्ट्रेट्स हैं, तो आप उनको नाम देके उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे आपके पास लाइब्रेरी में करीब 2-3 हजार फोटोज हैं तो आप उनको एक पर्टिकुलर कीवर्ड्स दे सकते हैं जिसकी हेल्प से उन फोटोज को आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कार की फोटोज है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका नाम दे दिया रेड मस्टैंग जीटी और यही नाम मैंने बाकी की 2 फोटोज पे भी कॉपी पेस्ट कर दिया। ये तीनों फोटोज पे देखेंगे आप एक टैग लग गया है। अब जैसे फैशन की फोटो है तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका नाम दे दिया विंटेज फैशन और यही नाम मैंने दूसरी फोटोज पे भी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी टैग लग गया है। लाइब्रेरी में करीब 2-3 हजार फोटोज है। आपको मस्टैंग की फोटो ढूंढनी है, मस्टैंग कार की फोटो ढूंढनी है तो सिंपली आप टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेड। देखिए रेड लिखते ही ये हमारे सामने
तीनों फोटोज जो थी कार की वो आ गई। वैसे ही विंटेज जैसे ही लिखेंगे तो ये देखिए हमारे सामने विंटेज फैशन की फोटोज आ गई। तो वापस सारी फोटोज देखने के लिए आप इस पे नॉन पे क्लिक करेंगे तो सारी फोटोज आपके सामने आ जाएंगी। सेकंड है जैसे कीवर्ड लिस्ट है, इसका यूज ये होता है कि जिन भी फोटोज को आपने कैटेगरी दी है, जिनको आपने नाम दे रखा है, वहां पे वो सारे नाम यहाँ पे डिस्प्ले रहते हैं, यहाँ पे आपको दिखेंगे। और आपको जैसे उन्हीं फोटोज को डेवलप करना है तो आप सिंपली यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये फोटोज वही फोटोज सेलेक्ट हो जाएंगी। तो जैसे प्रेजेंट टाइम में ये 2 फोटोज और ये 3 फोटोज सेलेक्ट है, और ये डेवलप में जब आप डेवलप पे जाएंगे तो ये फोटोज वहां पे आ जाएंगी। थर्ड ऑप्शन है मेटा डेटा। मेटा डेटा का जो यूज होता है वो फोटोज की डिटेल्स के लिए होता है। जो फोटो को आप सेलेक्ट करेंगे उसका आप टाइटल दे सकते हैं कार, कैप्शन में कुछ भी लिख दीजिए आप XYZ। कॉपीराइट में आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूं, और क्रिएटर में भी आप चाहे तो अपना नाम लिख सकते हैं। तो ये फोटो का मेटा डेटा हो जाएगा। और ये जो क्विक डेवलप ऑप्शन था, ये बेसिकली फोटोज को जल्दी एडिट करने के लिए यूज होता है, बट मैं ज्यादा इसको प्रेफर नहीं करता हूँ, डेवलप मॉड्यूल को ही प्रेफर करता हूँ। तो चलिए, लाइब्रेरी मॉड्यूल की तो बात हो गई है, अब हम डेवलप मॉड्यूल पे चलते हैं। डेवलप पे आएंगे तो जो भी फोटो सेलेक्ट थी वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। डेवलप का ये बेसिक पैनल है। बेसिक पैनल में हमारा वाइट बैलेंस दे रखा है, टोन्स में एक्सपोजर और कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट, शैडो, व्हाइट और ब्लैक है, और टेक्सचर, क्लियरिटी और डिहेज का ऑप्शन है, और लास्ट में ये 2 कलर्स के वाइब्रेंस और सैचुरेशन के हैं। बेसिक पैनल में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है व्हाइट बैलेंस। WB लिखा है इसके सामने, देखिए आप एज शूट दिखा रहा है, ये वही सेटिंग्स हैं जो आपके कैमरे में होती हैं। एज शूट हो गया, ऑटो हो गया। एज शूट का मतलब कि एज इट इज जैसे आपने फोटो खींची थी और वही कलर दिखा रहा है। ऑटो हो गया, डे लाइट, क्लाउडी, शेड, टंगस्टन, फ्लोसेंट, फ्लैश और कस्टम। कस्टम का हो गया जो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, तो इसको एज शूट ही रहने देते हैं। व्हाइट बैलेंस एडजस्ट करने के लिए आप इस ड्रॉपर की हेल्प ले सकते हैं। ड्रॉपर को आप किसी भी वाइट पार्ट पे ले जाएंगे, फोटो के जो सबसे ब्राइटेस्ट पार्ट हो या वाइट एरिया हो उस पर क्लिक करेंगे और ये ऑटोमेटिक व्हाइट बैलेंस आपका एडजस्ट कर देता है। अगर इससे भी नहीं होता है, अगर आपको लग रहा है इससे भी व्हाइट बैलेंस हमारा सही नहीं है, तो आप ये 2 टेम्परेचर और टिंट को आप यूज करके व्हाइट बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर कोई गलती हो गई हो, कलर्स का फ्लक्चुएशन हो गया हो, तो आप टेम्परेचर पे डबल क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल जो आपकी जैसे कंडीशन थी फोटो वही आ जाएगी। और वापस ड्रॉपर लेकर के आप फिर व्हाइट पे सेलेक्ट करेंगे और ये आपका व्हाइट बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा। एक्सपोजर का यूज होता है फोटो को लाइट और डार्क करने के लिए। लेफ्ट में ले जाएंगे तो फोटो डार्क हो जाएगी, राइट में ले जाएंगे तो फोटो ब्राइट हो जाएगी। बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई है तो वापस एक्सपोजर पे डबल क्लिक करेंगे, फोटो नॉर्मल एक्सपोजर पे आ जाएगी। आप नंबर्स भी दे सकते हैं, नंबर्स पे क्लिक करेंगे, आप आपने इसको 5 दे दिया, 5 दे दिया, 8 दे दिया, 2 दे दिया, ये भी कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट क्या करता है? कॉन्ट्रास्ट हमारे ब्राइट एरिया को और ज्यादा ब्राइट करता है और डार्क एरिया को और ज्यादा डार्क करता है। तो वैसे कॉन्ट्रास्ट का यूज आप लास्ट में ही करिए, क्योंकि ये जो आपके 4 ऑप्शन है ये भी आपको कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये ऑटोमेटिक ही आपका कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर देते हैं इमेज में। तो उसके बाद अगर लगे कि अभी कॉन्ट्रास्ट की और जरूरत है तभी आप उसको यूज करिए। कॉन्ट्रास्ट के बाद आता है हाईलाइट। हाईलाइट का जो यूज होता है, हाईलाइट बेसिकली उस पार्ट को कहते हैं जो फोटो का ब्राइट एरिया हो लेकिन उसमें डिटेल्स हो। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि उसमें डिटेल्स हो, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं हाईलाइट से। जैसे ये हमारा स्काई का एरिया आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा ब्राइट है और स्काई की डिटेल्स नहीं दिख रही है। जैसे जैसे हाईलाइट कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा स्काई की डिटेल्स मिलती जाएंगी। वैसे शैडो उस एरिया को कहते हैं जो आपका डार्क एरिया हो बट वहां पे डिटेल्स हो। जैसे यहाँ पे आप जूम करके देखेंगे तो इसकी ग्रिल्स दिख रही हैं। यही अगर पूरा डार्क होता तो ये देखिए यहाँ पे डिटेल्स बिल्कुल नहीं है, तो आपका ब्लैक वाले पार्ट में चला जाता। शेडोज को आप जब राइट शिफ्ट करेंगे तो देखेंगे कि आपका डिटेल्स जो है
जो डार्क एरिया की डिटेल्स है वो प्रॉपर तरीके से विजिबल हो रही है। जैसे देखिए इसके प्रेजेंट टाइम में इसके प्रॉपर तरीके से ग्रिल विजिबल होने लगी है, इसके नीचे की ग्रिल विजिबल हो रही है, टायर्स के टेक्सचर विजिबल हो रहे हैं। शेडोज एडजस्ट करने के बाद व्हाइट का पार्ट आता है। व्हाइट पार्ट वो होता है आपकी इमेज का जो बहुत ज्यादा ब्राइट हो गया हो, जहां पे कोई भी डिटेल्स ना दिख रही हो, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम व्हाइट का यूज करते हैं। तो सिंपली आप इसको लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं। अगर फोटो बहुत ज्यादा डार्क है तो इसको व्हाइट को आप शिफ्ट करके फोटो को थोड़ा और ब्राइट कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा लाइट है तो उसको आप शिफ्ट करके व्हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। सेम व्हाइट की तरह ही ब्लैक, ब्लैक वो पार्ट है जहां पे बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं है, और आप उसको इस ब्लैक से थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लैक के बाद आता है टेक्सचर, क्लियरिटी, डीहेज। बेसिकली ये तीनों टूल जो करते हैं ये फोटो की डिटेल्स बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टेक्सचर की। टेक्सचर इंक्रीज और डिक्रीज से फोटो में जो भी टेक्सचर है उनको शार्प या सॉफ्ट करता है। ये टूल बस उन्हीं पार्ट्स को इफेक्ट करता है जहां पे लाइंस या एजेस होती हैं, और जहां पे लाइंस और एजेस नहीं होती हैं ये उनको इफेक्ट नहीं करता है। और ये टूल जो है इस स्किन को सॉफ्ट करने के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब भी हम टेक्सचर को डिक्रीज करते हैं फोटो सॉफ्ट हो जाती है। देखिए टेक्सचर को अगर हम लेफ्ट ले जा रहे हैं तो देखिए फोटो सॉफ्ट होती जा रही है, वहीं इसको अगर हम राइट ले जाते हैं तो फोटो में शार्पनेस ऐड होती जा रही है। तो बेसिकली ये ज्यादातर पोर्ट्रेट्स में हेल्प करता है, पोर्ट्रेट्स को एडिट करने में। क्लियरिटी क्या करता है, फोटो के जो भी एज होते हैं, जैसे ये एज है फोटो का, यहाँ पे एज है, तो उसमें जो है वो कंट्रास्ट को और भी ज्यादा शार्प करता है। और जैसे हम क्लियरिटी को बढ़ा रहे हैं तो जो भी फोटो में कंट्रास्ट है वो शार्प हो रहा है। और क्लियरिटी के बाद आता है डीहेज। डीहेज का काम होता है जो भी हेज है फोटो में, हेज मतलब फॉग है या कोहरा है, उसको आप डीहेज वाले ऑप्शन से कम कर सकते हैं, या आपको हेज ऐड करके कोई इफेक्ट देना हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं हेज को माइनस की तरफ ले जा रहा हूँ तो देखिए फोटो में हेजीनेस आ रही है, और वहीं इसको अगर हम लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो फोटो में थोड़ा सा ये कंट्रास्ट ला रहा है और सैचुरेशन भी बूस्ट कर रहा है। तो इसको बहुत संभल के यूज करना है, बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कि इसको 50 तक खींच लेगा या 100 कर दिया, वो फोटो को आपकी खराब कर देगा। तो बस इसको 10 से 20 के बीच में रखिए तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। डीहेज के बाद आता है वाइब्रेंस। वाइब्रेंस का यूज ये है कि जो भी लेस सेचुरेटेड कलर हैं, जैसे जिनमें सेचुरेशन की कमी है, उनमें ये कलर का बूस्ट करता है। तो जैसे इसको हम राइट साइड में ले जाते हैं प्लस की साइड में, तो देखिए हल्का हल्का हमारा सेचुरेशन बढ़ रहा है। आप अपनी यूज के अकॉर्डिंग इस टूल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और वाइब्रेंस के बाद आता है सेचुरेशन। सेचुरेशन क्या करता है, हमारी इमेज के ओवरऑल कलर को ये बूस्ट करता है। इसको इससे मतलब नहीं कौन सा कलर ज्यादा है कौन सा कलर कम है, ये पूरे ही कलर्स को बूस्ट कर देगा। जैसे इसको अगर हम लेफ्ट साइड राइट साइड ले जा रहे हैं तो देखिए हमारी पूरी फोटो में ये कलर बूस्ट कर रहा है। तो बहुत ज्यादा करना भी नहीं तो फोटो बहुत खराब लगती है। तो इसको अपने अकॉर्डिंग यूज के अनुसार आप फोटो डिपेंड ऑन फोटो क्वालिटी इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा कम करेंगे तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, और राइट साइड करेंगे तो फोटो में कलर का बूस्ट करेगा। देखिए कैसे हमने अपने केवल बेसिक पैनल को यूज करके अपनी फोटो में कलर और लाइट एडजस्टमेंट किया है। आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, जैसे ये पहले बिफोर थी, ये आफ्टर है। देखिए कितना चेंज आ गया है पूरी फोटो में, पूरे ब्लैक एरिया में कितनी डिटेल्स आ गई है, कलर कितने अच्छे से बूस्ट हुआ है, स्काई की डिटेल्स आ गई हैं। बिफोर आफ्टर आप यहाँ से भी ये जैसे ये सेक्शन है यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए ये बिफोर है ये आफ्टर है, और ये इस सेक्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये वापस आपकी फोटो जो जिस फॉर्म में थी उसी फॉर्म में आ जाएगी। बेसिक पैनल के बाद आता है हमारा टोन कर्व का पैनल। ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये हमारा टोन कर्व का पैनल है। एक्चुअली में ये पैनल बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको हेल्प करेगा एक आपकी इमेज में क्रिएटिव इफेक्ट लाने के लिए, क्योंकि इसमें ये जो लाइन है इसको आप अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट और बेंड कर सकते हैं। लेकिन इस टूल का यूज जो है बहुत ही ध्यान से आपको करना होगा, क्योंकि आपकी इमेज में इफेक्ट आने की जगह आपकी इमेज खराब भी हो सकती है। तो जैसे आप ये टोन कर्व का पैनल देख रहे हैं, इसमें हाईलाइट, लाइट, डार्क और शेडो दे रखा है।
तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि बेसिक पैनल में भी हाईलाइट और शेडोज था और इसमें भी है, तो टोन कर्व का हाईलाइट और शेडो बेसिक पैनल के हाईलाइट और शेडो से कैसे डिफरेंट है। एक्चुअली में जो आप बेसिक पैनल में हाईलाइट और शेडो का एडजस्टमेंट करते थे वो पूरी ओवरऑल इमेज को इफेक्ट करता था, मतलब जितने एरिया में शेडो होगी या हाईलाइट होगी उसको ये इफेक्ट करता था। लेकिन टोन कर्व हमें ये फ्रीडम देता है कि इस पे हम पॉइंट सेट कर सकते हैं और पॉइंट सेट करके हम एक पर्टिकुलर रेशियो में हम इमेज की शेडो या हाईलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। टोन कर्व के पैनल को समझाने के लिए मैं एक पोर्ट्रेट इमेज का यूज करूंगा क्योंकि उसमें काफी इजी रहेगा समझा पाना। टोन कर्व में पॉइंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये पॉइंट कर्व दिखा भी रहा है यहाँ पे नाम इसका। ये आपका शेडो का एरिया हो गया, ये आपका मिड टोन है और ये आपका हाईलाइट है। ये हाईलाइट, शेडो और मिड टोन, इन पॉइंट्स को अगर आपको हटाना है तो बस सिंपली इस पॉइंट पे जाएंगे, आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स रिमूव हो जाएंगे। मिड टोन को आप सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इमेज आपकी ब्राइट होगी, डाउनवर्ड्स लाएंगे तो इमेज आपकी डार्क होगी। इमेज की शेडो एडजस्ट करने के लिए क्या करना होगा, शेडो पे एक पॉइंट बनाएंगे आप और शेडो को ऊपर ले जाएंगे तो देखिए हमारा पूरा टोन कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जिसकी हमें जरूरत नहीं, केवल हमें शेडो को ही लिफ्ट करना है। लेकिन आपके देखिए हाईलाइट भी बढ़ रही है तो एक पॉइंट हम मिड टोन पे इसको वापस नीचे लाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो हाईलाइट की जो लाइन है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई तो वापस इसको एडजस्ट करेंगे। ठीक इसी तरह आप हाईलाइट को भी लिफ्ट कर सकते हैं। तो पहले इसको राइट क्लिक किया, रीसेट चैनल। हाईलाइट को एडजस्ट करने के लिए एक पॉइंट शेडो पे, एक मिड टोन और एक हाईलाइट पे। इससे क्या होगा, ये 3 पॉइंट्स की हेल्प से ये केवल हमारी हाईलाइट ही लिफ्ट होगी, ना कि शेडो और मिड टोन पे कोई इफेक्ट आएगा। इस पॉइंट कर्व के बगल में रेड चैनल है, ग्रीन है और ब्लू है। ये तीनों चैनल कैसे काम करते हैं इसको समझाने के लिए मैंने एक इमेज बनाई है। जैसे ये 3 कलर होते हैं, आरजीबी, रेड, ग्रीन और ब्लू, इनसे ही मिलके आपकी पूरी इमेज फॉर्म होती है। तो देखिए कैसे ये रेड चैनल रेड को ही केवल इफेक्ट करता है, बाकी किसी चैनल को नहीं। इसको मैं डाउनवर्ड्स ले जा रहा हूँ तो केवल रेड चैनल में ही चेंजेस हो रहा है, बाकी ग्रीन और ब्लू एज इट इज आपके सामने वैसे ही है। उसी तरह जब हम ग्रीन चैनल में जाते हैं तो केवल ग्रीन चैनल को ही इफेक्ट कर रहा है, बाकी हमारे रेड और ब्लू पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। सेम वैसे ही ब्लू चैनल को जब हम नीचे ले जाते हैं तो केवल ब्लू चैनल पे ही इफेक्ट आ रहा है, रेड ग्रीन एज इट इज है। तो इन चैनल्स का यूज करके आप अपनी इमेज को कैसे क्रिएटिव तरीके से एडिट कर सकते हैं, उसके लिए वापस अपनी इमेज पे चलते हैं। एक पॉइंट कर्व का यूज करेंगे, शेडोज को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट किया और मिड टोन को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया, फिर रेड चैनल सेलेक्ट किया, रेड चैनल पे सेम वही शेडोज को हल्का सा लिफ्ट, मिड टोन को वापस उसी पोजीशन में और थोड़ा सा हाईलाइट एडजस्ट करते हैं। ग्रीन चैनल, वही 3 पॉइंट्स, हाईलाइट को हल्का सा लिफ्ट, शेडोज को थोड़ा सा डाउन। नेक्स्ट हमारा ब्लू चैनल, ब्लू चैनल पर वापस 3 पॉइंट क्रिएट करेंगे, एक शेडोज पे, एक हाईलाइट पे और एक मिड टोन पे। शेडोज को थोड़ा सा लिफ्ट और हाईलाइट को थोड़ा सा डाउन। इमेज को मैंने थोड़ा विंटेज टाइप का इफेक्ट दिया, तो देखिए टोन कर्व की हेल्प से देखिए आप इमेज में कितने अच्छे इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे आप बिफोर आफ्टर देखना तो वापस वही जो मैंने आपको बताया था, इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इमेज में कितना कितना ज्यादा चेंज आ गया है। तो टोन कर्व की हेल्प से आप इस टाइप में इफेक्ट अपनी इमेज में ऐड कर सकते हैं। टोन कर्व के बाद आता है एचएसएल का पैनल। एचएसएल का मतलब होता है ह्यू, सैचुरेशन और लुमिनेंस। तो इसको समझाने के लिए मैंने एक इमेज का यूज किया है जिसमें सारे कलर्स प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन देख रहे हैं आप, ब्लू है, रेड है, येलो है और स्काई में ब्लू कलर है। तो इस इमेज में थोड़ा सा इजी रहेगा समझा पाना, इसलिए मैं इस इमेज का यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं ह्यू की। ह्यू जो होता है वो हमारी इमेज में जो भी एक्चुअल में जो कलर है उनको रिप्रेजेंट करता है, और ह्यू को चेंज करके हम एक्चुअल कलर, जो भी एक्चुअल कलर है उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे ब्लू को अगर हम लेफ्ट ले जाते हैं तो देखिए ये जहां जहां पे ब्लू है हमारी इमेज में, ये देखिए यहाँ पे ब्लू है तो उसको इसने ग्रीन कर दिया है।
ब्लू को जब राइट ले जाते हैं तो इसने यहाँ पे देखिए स्काई में और यहाँ पे बोर्ड पे जहाँ पे भी ब्लू कलर था वहाँ पे पर्पल कलर ऐड कर दिया है। कलर चेंज करने के लिए आप इस ड्रॉपर टूल की भी हेल्प ले सकते हैं। तो जो भी कलर आपको चेंज करना है वहाँ पे माउस आप क्लिक करेंगे और उसको होल्ड करके रखेंगे और डाउनवर्ड जाएंगे, माउस को नीचे की तरफ ले जाएंगे तो देखिए ब्लू कलर में माइनस की तरफ जा रहा है, और वहीं अगर इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं होल्ड किए हुए तो ये प्लस की तरफ जा रहा है। तो इसको रीसेट करने के लिए सिंपली जहाँ पे ये ब्लू एक्वा ग्रीन कलर लिखा हुआ है वहां पे आप डबल क्लिक करेंगे। जैसे ब्लू शिफ्ट हुआ है तो ब्लू पे डबल क्लिक किया तो ये रीसेट हो गया, एक्वा पे डबल क्लिक किया तो ये रीसेट हो गया। ह्यू के बाद आता है सेचुरेशन। सेचुरेशन जो होता है वो इमेज में कलर्स की पावर को दिखाता है कि कौन सा कलर कितना ज्यादा सेचुरेटेड है। तो जैसे ब्लू कलर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्काई में ब्लू कलर है, तो जब हम ब्लू कलर को प्लस साइड में ले जाते हैं तो ये देखिए ब्लू कलर में और ज्यादा ब्लू ऐड करता जा रहा है। जैसे यहाँ पे येलो देख पा रहे हैं आप, येलो को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं तो ये देखिए येलो ऐड कर रहा है। ठीक उसी तरह अगर इसको हम जब माइनस में ले जाते हैं ब्लू कलर को तो ये इमेज से ब्लू कलर को हटा रहा है, मतलब इमेज को ये इमेज में जो भी ब्लू कलर है उसको ग्रे स्केल की तरफ ले जा रहा है। देखिए ब्लू कलर पूरा गायब हो गया इमेज से। वैसे ही येलो को अगर हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड में तो देखिए येलो कलर भी गायब हो गया है। इस तरह सेचुरेशन का यूज करके आप इमेज में कलर ऐड कर सकते हैं या उनको रिड्यूस कर सकते हैं। सेचुरेशन के बाद आता है लुमिनेंस। लुमिनेंस जो होता है वो कलर की इंटेंसिटी को दिखाता है कि हमारा कौन सा कलर कितना ज्यादा ब्राइट है और कौन सा कलर कितना ज्यादा डार्क है। तो देखिए यहाँ पे जैसे येलो कलर है तो येलो कलर को जब मैं लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूँ तो ये देखिए डार्क होता जा रहा है, और वहीं जब इसको राइट साइड ले जा रहा हूँ तो ये ब्राइट होता जा रहा है। और ब्लू कलर है, लेफ्ट साइड ले गया तो ये डार्क हो गया, राइट साइड ले गया तो ये ब्राइट हो गया। इसको रीसेट करने के लिए जहाँ पे ये ब्लू कलर लिखा हुआ डबल क्लिक करेंगे ये रीसेट हो जाएगा। तो इस तरह आप HSL यानी कि ह्यू सेचुरेशन और लुमिनेंस का यूज करके कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं अपनी इमेज में, या उसको हटा सकते हैं या उनकी इंटेंसिटी मतलब उनको लाइट या डार्क कर सकते हैं। HSL के बाद जो पैनल आता है वो कलर ग्रेडिंग का पैनल है। कलर ग्रेडिंग के पैनल से हम फोटोज में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब फोटो में अलग अलग कलर ऐड कर सकते हैं। तो कलर तो हमने टोन कर्व के मदद से भी ऐड किए थे, ये रेड ग्रीन और ब्लू चैनल्स का यूज करके, लेकिन ये जो है कलर ग्रेडिंग ये उससे टोटली डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसे है, जो हमने टोन कर्व में जो हमने कलर ऐड किए थे वो रेड ग्रीन और ब्लू चैनल का यूज करके कलर्स ऐड किए थे, लेकिन कलर ग्रेडिंग में हम मिड टोन, हाईलाइट और शेडोज में अलग अलग कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे रेड में हम येलो ऐड कर सकते हैं, ब्लू ऐड कर सकते हैं, ग्रीन ऐड कर सकते हैं। उसी तरह शेडो में ब्लू, ग्रीन, मेजेंटा, रेड, तो ये कोई भी कलर हम इसकी हेल्प से ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कलर ग्रेडिंग पैनल कैसे वर्क करता है। तो ये जो पोर्ट्रेट इमेज है इसमें मैंने टोन कर्व का यूज करके कलर ऑलरेडी सेट कर ही दिए थे, तो और बहुत ज्यादा कलर्स ऐड करने की नीड लग नहीं रही है, तो कलर ग्रेडिंग पैनल का यूज मैं इस इमेज में नहीं करूंगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप मतलब सारे पैनल ही यूज करें, क्योंकि सारे पैनल्स का यूज करके हो सकता है इमेज जो आपने अच्छी एडिट की हो वो खराब हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि सारे पैनल्स का ही यूज करें। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इमेज प्रॉपर तरीके से एडिट हो चुकी है तो आप आगे के पैनल्स को जरूरी नहीं है कंटिन्यू करें। तो वापस हम अपनी कार वाली इमेज पे चलते हैं जिसमें मैंने टोन का यूज नहीं किया था, तो इसमें हम कलर ग्रेडिंग का यूज करते हैं। तो कलर ग्रेडिंग का ये जो पैनल है इसमें मिड टोन का कलर व्हील है, शेडो का कलर व्हील है और हाईलाइट का कलर व्हील है। तो बाकी इधर ये जो तीन ऑप्शन देख रहे हैं आप, ये सेपरेटली एडिट करने के लिए, जैसे शेडो को सिंगल आप शेडो के ही कलर व्हील को यूज करना चाह रहे हैं, मिड टोन के कलर व्हील को आप यूज करना चाह रहे हैं, या हाईलाइट के कलर व्हील को आप यूज करना चाह रहे हैं। शेडोज का कलर व्हील ओपन करेंगे, यहाँ पे ह्यू, सेचुरेशन और लुमिनेंस दे रखा है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था ह्यू क्या करता है, ह्यू कलर जो भी कलर है उनको चेंज करता है, सेचुरेशन कलर को बूस्ट करता है, लुमिनेंस जो है वो कंट्रोल करता है कलर की इंटेंसिटी की कि कौन सा कलर कितना ब्राइट होगा, कौन सा कलर कितना डार्क होगा। तो इसमें कलर ऐड करने के लिए जैसे आप ह्यू को जब सेलेक्ट करेंगे और इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो देखिए ऊपर एक जो राउंड सर्कल है
वो चेंज हो रहा है। तो जैसे पहले वो रेड पे था, रेड से वो येलो गया, ग्रीन पे हुआ और ब्लू पे हुआ। इस तरह आप जो है कलर चेंज कर सकते हैं। सेचुरेशन को जब आप बढ़ाएंगे तो जो भी कलर आपने जैसे यहाँ पे ब्लू कलर सेट किया हुआ है तो ये ब्लू कलर उसमें ऐड करेगा। तो देखिए शेडोज एरिया में जहां जहां पे जैसे रोड का एरिया है, टायर्स का एरिया है, यहाँ पे ये सेचुरेशन ब्लू कलर जो है ऐड कर रहा है सेचुरेशन हमारा। लुमिनेंस क्या करता है, लुमिनेंस क्या करेगा, इसको आप डार्क कर सकते हैं ब्लू कलर को या ब्राइट कर सकते हैं। और सिंपली इसको रीसेट करने के लिए लुमिनेंस पे डबल क्लिक करेंगे, सेचुरेशन पे डबल क्लिक करेंगे, व्यू पे करेंगे तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो शेडोज में हम ब्लू कलर थोड़ा सा ऐड करते हैं। सेचुरेशन को बढ़ाएंगे तो देखिए जो अंदर का जो सर्किल है वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लुमिनेंस को शिफ्ट करेंगे तो ये उसको कलर को ब्राइट करेगा। यहाँ पे आई का सिंबल आप देख पा रहे हैं, इसका यूज करके आप ये देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। ये देखिए हल्का सा ब्लू टोन शेडोज में ऐड हो गया है। उसके बाद है मिड टोन। मिड टोन में थोड़ा सा येलो कलर ऐड करते हैं, सेचुरेशन को बढ़ाएंगे, लुमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। मिड टोन के बाद है हाईलाइट। हाईलाइट में भी थोड़ा सा येलो कलर ऐड करते हैं। लुमिनेंस से आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कलर आप डार्क चाहते हैं या ब्राइट चाहते हैं, तो आप वो अपनी इमेज के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन देख पा रहे हैं, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग और बैलेंस। बैलेंस क्या करता है, जो भी कलर ज्यादा हो गया हो उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, मतलब दूसरे कलर से बैलेंस करता है। जैसे आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो देखिए इमेज में थोड़ा सा येलो कलर था इसलिए उसको ब्लू कर रहा है। राइट शिफ्ट करेंगे तो और ज्यादा येलो कलर ऐड करता जाएगा। फिर वही बात आती है कि आपकी इमेज पे डिपेंड करता है आप कितना शिफ्ट करना चाहते हैं। तो कलर ग्रेडिंग के बगल में देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक बटन दे रखा है। ये कलर ग्रेडिंग के पैनल को ये ऑफ कर देगा। जैसे स्विच ऑफ ऑन का बटन होता है सेम वैसा ही बटन है ये। तो इसको जब ऑफ करेंगे तो देखिए ये कलर ग्रेडिंग का पूरा पैनल ऑफ हो गया है। तो जो कलर ग्रेडिंग हमने की है वो गायब हो गई है। कितना चेंज आ गया है कलर ग्रेडिंग व्हील से। कलर ग्रेडिंग के बाद आता है डिटेल्स का पैनल। इस पैनल की हेल्प से आप इमेज में डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे इमेज में शार्पनेस कम है तो आप शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। इमेज में अगर नॉइस है या ग्रेन्स है तो उसको आप कम कर सकते हैं। जैसे आपने कोई इमेज 5 या 10,000 ISO पे शूट की हो और वो इमेज में बहुत ज्यादा ग्रेन्स आ गए हो तो इस पैनल की हेल्प से आप उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये पैनल दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पहला जो है ये शार्पनिंग का पैनल है और दूसरा है वो नॉइस रिडक्शन का है। शार्पनिंग के पैनल से आप शार्पनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं और नॉइस रिडक्शन से आप नॉइस को हटा सकते हैं, नॉइस या ग्रेन्स को हटा सकते हैं। तो ये हमारा जो डिटेल का पैनल है, यहाँ पे आप सबसे टॉप पे एक देख रहे होंगे कर्सर बना हुआ। तो जैसे इस पे आप जाएंगे तो देखिए लिख के आ रहा है एडजस्ट डिटेल एरिया बाय क्लिकिंग इन द फोटो। तो आप इसको पिक करेंगे। जैसे ही पिक करेंगे तो ये देखिए जूम पूरी इमेज को 200% जूम करके ये दिखा रहा है। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और ये जो शार्पनेस आप 40 पहले से देख रहे हैं ये बाय डिफॉल्ट रहता है लाइट रूम में। तो इसको जब कम ज्यादा करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे देखिए चेंज आएगा एक। इस एरिया को ध्यान दीजिएगा। शार्पनेस जब कम करते हैं तो देखिए सॉफ्ट हो रहा है, शार्पनेस जब बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे ये शार्प हो रहा है। शार्प के साथ साथ यहाँ पे ग्रेन्स भी आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा शार्पनेस नहीं करनी है। जैसे 40 है तो आप 50 बहुत ज्यादा 50 ले जाइए, उससे ज्यादा मत ले जाइए क्योंकि फिर वही ग्रेन्स आने लगेंगे। अमाउंट के बाद आता है रेडियस। रेडियस ये दिखाता है कि आपको शार्पनेस का कितना रेडियस चाहिए। तो जैसे इसको जब हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा और शार्पनेस को और बूस्ट कर रहा है। रेडियस के बाद आता है डिटेल। डिटेल क्या करता है, जो भी आपकी इमेज में शार्पनेस बढ़ाने से जो भी डिटेल्स लॉस्ट हुई हो, जो भी डिटेल्स खत्म हो गई हो, उनको ये कंट्रोल करता है। डिटेल के बाद ऑप्शन है मास्किंग। मास्किंग का जो यूज है वो अमाउंट, रेडियस और डिटेल्स की वजह से जो भी इमेज में ग्रेन्स या नॉइस आ गए हो तो उसको ये कंट्रोल करता है। देखिए जब आप इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो देखिए इमेज को थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करता जा रहा है और इससे हमारी शार्पनेस भी इफेक्ट होगी। इसको बहुत ज्यादा नहीं करना है, आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग ही इसको शिफ्ट कर सकते हैं। शार्पनिंग का जो पैनल है इसका यूज आप तभी करें जब आपको लगे कि आपकी इमेज में शार्पनेस की कमी है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि इमेज परफेक्टली शार्प है तो इसका यूज ना करें। शार्पनिंग पैनल के बाद आता है नॉइस रिडक्शन का पैनल।
इस पैनल की हेल्प से आप इमेज में जहां पर भी नॉइस या ग्रेन्स है उसको आप कम कर सकते हैं। जैसे आपने कोई इमेज 5 या 10,000 ISO पे खींची है तो इस इमेज में नॉइस जरूर रहेगी। इस पैनल की हेल्प से आप उसको कम कर सकते हैं। इस इमेज में जैसे यहाँ पे नॉइस दिख रही है मुझे, तो जब आप लुमिनस को राइट साइड ले जाते हैं नॉइस हटाने के लिए, तो ये नॉइस तो हटा रहा है लेकिन साथ साथ देखिए डिटेल्स भी खत्म करते जा रहा है उस एरिया की। डिटेल्स वापस लाने के लिए हम डिटेल पे जाएंगे और इसको राइट साइड जब शिफ्ट करेंगे तो देखिए वापस डिटेल्स हमारी आ रही है। डिटेल्स के बाद यहाँ पे है कॉन्ट्रास्ट दे रखा है। कॉन्ट्रास्ट जो है वापस हमारा कॉन्ट्रास्ट लाने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रास्ट के बाद आता है कलर। तो ये भी एक टाइप की नॉइस होती है। जब कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत हाई ISO पे शूट कर रहे होते हैं तो कलरफुल नॉइस भी आ जाती है। तो ये इस पैनल की हेल्प से उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसी नॉइस दिख नहीं रही है मुझे इमेज में, तो इस पैनल का यूज करने का कोई मतलब नहीं है। डिटेल्स के बाद आता है लेंस करेक्शन का पैनल। ये पैनल आपको हेल्प करता है क्रोमेटिक एब्रेशन और डिस्टॉर्शन आया हो इमेज में उसको रिमूव करने में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दे रखा है, प्रोफाइल और मैनुअल। तो पहले प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। प्रोफाइल में सबसे पहले क्रोमेटिक एब्रेशन दे रखा है और इनेबल प्रोफाइल करेक्शन दे रखा है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है? क्रोमेटिक एब्रेशन जब भी आप कोई इमेज शूट करते हैं और उसके पीछे से लाइट पड़ रही होती है तो यहाँ इमेज के एजेस पे, कॉर्नर पे, जैसे इमेज है यहाँ पे कॉर्नर्स पे एक कलर की लाइन फॉर्म हो जाती है। वो कलर पिंक कलर भी हो सकता है या मेजेंटा कलर भी आ सकता है। बेसिकली वो जो लाइंस आती हैं, जो मेजेंटा और पिंक कलर की लाइन आती है, वो आपकी लेंस की कमियों की वजह से आती है। तो उसको आप इससे रिमूव कर सकते हैं, रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन क्लिक करके। लेकिन यहाँ पे अभी कोई वैसा है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे उसने कुछ नहीं किया है। और दूसरा ऑप्शन जो है इनेबल प्रोफाइल करेक्शन। तो जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इमेज के डिस्टॉर्शन को देखिए कैसे इसने चेंज किया है। इमेज के डिस्टॉर्शन को इसने ठीक किया है। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे लेंस प्रोफाइल दे रखा है। इसने ऑटोमेटिक, मैंने जो भी लेंस यूज किया था उसको इसने ले लिया। लेंस किस कंपनी का था वो कैनन दिखा रहा है और मॉडल जो है वो कैनन EF 2470 2.8 दिखा रहा है। इनकेस ये हो सकता है कि आपको मॉडल ना दिखा रहा हो या मेक जो जिस कंपनी का आपने लेंस यूज किया है वो ना दिखा रहा हो, तो आप उसको सिंपली यहाँ से जब क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे जो भी कंपनियां लेंस बनाती हैं उनके ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसे मैंने कैनन का लेंस यूज किया था तो ये कैनन का ऑप्शन सेलेक्ट किया। और मॉडल क्या था, तो मॉडल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके सामने कैनन के जितने भी लेंस होते हैं उनके मॉडल आ जाएंगे। तो मैंने कैनन का 2470 2.8 L2 यूज किया था, तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और नीचे यहाँ अमाउंट में लिखा है डिस्टॉर्शन और विनिएटिंग। इसका यूज तभी करना है जब आपको लगे कि इससे भी हमारी इमेज का डिस्टॉर्शन सही नहीं हुआ है, तो आप इससे इसको लेफ्ट या राइट शिफ्ट करके आप इमेज का डिस्टॉर्शन को सही कर सकते हैं। वापस डबल क्लिक करेंगे डिस्टॉर्शन पे तो ये रीसेट हो जाएगा। तो प्रोफाइल के बगल में आप देखेंगे मैनुअल का ऑप्शन है। इसमें आप मैनुअली डिस्टॉर्शन को सही कर सकते हो और क्रोमेटिक एब्रेशन को आप सही कर सकते हैं। अमाउंट को जब आप लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं तो देखिए कितना चेंज आ रहा है इमेज में। और ये जो ऑप्शन है ये आपका जो क्रोमेटिक एब्रेशन है उसको रिड्यूस करने में यूज होता है। तो जो भी इमेज में आपकी, मैंने जैसे बताया था कि यहाँ पे जो लाइंस दिख रही हो तो इसकी हेल्प से आप उसको हटा सकते हैं। लेंस करेक्शन के पैनल के बाद ट्रांसफॉर्म का पैनल आता है। ट्रांसफॉर्म के पैनल का यूज करके आप इमेज के डिस्टॉर्शन को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज्यादा यूज में है जो आर्किटेक्चर का शूट करते हो या इंटीरियर का शूट करते हो। तो इंटीरियर और आर्किटेक्चर के शूट करते टाइम क्योंकि वाइड एंगल लेंस यूज करना पड़ता है तो इमेज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ जाता है, तो उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। तो ट्रांसफॉर्म पैनल को समझाने के लिए बिल्डिंग की फोटो को यूज करूंगा मैं। तो देखिए इस फोटो में आपको काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन दिख रहा होगा, तो इसको आप ठीक करने के लिए इस पैनल का यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन ऑफ का मतलब है कि मतलब अभी हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया है। इसके बाद ऑफ के बगल में देख रहे हैं आप ऑटो क्या करता है, ये इमेज के हॉरिजेंटल लाइंस, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है और वर्टिकल लाइंस के बेसिस पे ऑटोमेटिक उनको एडजस्ट करता है। तो जैसे इसको प्रेस करेंगे तो देखिए बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है इमेज में। इसको ऑफ करेंगे तो ऑटो के बाद आता है गाइडेड। गाइडेड की हेल्प से आप
लाइट रूम को आप ये बता सकते हैं आप किन पर्टिकुलर एरियो में एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। तो जब आप गाइडेड सेलेक्ट करेंगे तो देखिए जब इमेज पे आप कर्सर को ले जाएंगे तो ये एक बॉक्स बन रहा है, और आप जब माउस को होल्ड करेंगे और नीचे की तरफ इसको शिफ्ट करेंगे तो ये एक लाइन ड्रॉ करेगा। तो वैसे सिंपली दूसरी लाइन यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। इससे इमेज में एडजस्टमेंट सही से नहीं हो पाया, तो इसको वापस ऑफ करेंगे। गाइडेड के बाद आता है लेवल। लेवल क्या करता है, वो इमेज की जो हॉरिजेंटल लाइंस होती है, जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं इमेज की हॉरिजेंटल लाइन है, इसके बेसिस पे इमेज को एडजस्ट करता है। तो जब हम लेवल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप इमेज हमारी हल्का सा लेफ्ट साइड में रोटेट हुई है, बट फिर भी हमारी इमेज पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं हुई है, अभी भी थोड़ा सा टेढ़ी दिख रही है बिल्डिंग। तो इसको ऑफ करेंगे। सेम उसी तरह वर्टिकल जो होता है वो इमेज के जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, जैसे ये जो लाइंस है इसके बेसिस पे इमेज को एडजस्ट करता है। तो वर्टिकल पे जब क्लिक करेंगे तब भी इसने कुछ खास चेंज नहीं किया है। इसको ऑफ करेंगे। लास्ट में जो ऑप्शन है वो फुल का है, फुल ऑटो गाइडेड और लेवल का कॉम्बिनेशन है। और नीचे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, इससे आप मैनुअली आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन है वर्टिकल, तो वर्टिकल को आप लेफ्ट या राइट शिफ्ट करके आप अपनी इमेज के वर्टिकल्स को, ये जो वर्टिकल्स हैं इनको आप ठीक कर सकते हैं। इसको जब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो देखिए हमारी इमेज थोड़ा सा सीधी हो रही है। दूसरा है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल इमेज के ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इनको एडजस्ट करता है। तो इसको जब लेफ्ट राइट शिफ्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये इमेज को एडजस्ट करता है। ये देखिए, इस पर डबल क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टल पे तो ये वापस उसी फॉर्म में आ जाएगी, रीसेट हो जाएगी इमेज। रोटेट, इमेज को रोटेट करता है। इमेज आपकी टेढ़ी है तो उसको सीधा करने के लिए रोटेट आपको हेल्प करेगा। रोटेट के बाद आता है एक्सपेक्ट का ऑप्शन। इस ऑप्शन से आप इमेज को दबा सकते हो या खींच सकते हो। जैसे इसको हम राइट साइड में ले जा रहे हैं तो देखिए इमेज को स्ट्रेस कर रहा है, और जब राइट साइड में ले जा रहे हैं तो देखिए इमेज को ये दबा रहा है। और उसके बाद आता है स्केल। स्केल से फोटो को जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं आप। एक्स ऑफसेट जो होता है, इससे इमेज को आप एक्स ऑफसेट पे आप इसको लेफ्ट या राइट शिफ्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आता है वाई ऑफसेट। वाई ऑफसेट से आप इसको वाई की तरफ ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं इमेज को। लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा कंस्ट्रेंट क्रॉप का। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज को लाइटरूम क्रॉप कर देगा। जैसे ये जो व्हाइट पार्ट छूटा हुआ है इसको ये क्रॉप करके फिल कर देगा। तो जैसे इस पे जब जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी इमेज जो है ये प्रॉपर तरीके से क्रॉप हो गई है, और कोई भी वाइट पार्ट जो था वो नहीं दिख रहा है। तो इस तरह आप ट्रांसफॉर्म टूल का यूज आर्किटेक्चर या इंटीरियर फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म के बाद आता है इफेक्ट्स का पैनल। इफेक्ट्स का पैनल फोटो में विनिएटिंग और ग्रेन्स का इफेक्ट ऐड करने में हेल्प करता है। इसका नाम देख के लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं फोटो में इस पैनल की हेल्प से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल विनिएटिंग और ग्रेन्स का ही इफेक्ट फोटो में ऐड करता है। तो पहले बात कर लेते हैं विनिएटिंग की। तो विनिएटिंग जो है वो इफेक्ट होता है जब आप कभी वाइड एंगल लेंस यूज करते हैं, जैसे 16-35 है या 24-70 है, तो उसको यूज करने पर फोटो के जो कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स पे एक ब्लैक टोन आ जाता है, तो उसे ही हम विनिएटिंग कहते हैं। तो इमेज में हम विनिएटिंग ऐड करते हैं। विनिएटिंग ऐड करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट दे रखा है। अमाउंट का यूज होता है कितनी विनिएटिंग चाहिए आपको अपनी फोटो में। तो इसको जब हम लेफ्ट ले जाएंगे तो देखिए विनिएटिंग धीरे धीरे ब्लैक टोन ऐड करता जा रहा है। -100 पे कर देंगे तो देखिए एक ब्लैक सर्कल सा क्रिएट हो गया, और इसको जब राइट ले जाएंगे तो ये व्हाइट कलर की विनिएटिंग ऐड कर देगा। ठीक, आपको समझाने के लिए मैं विनिएटिंग को माइनस पे ही रखता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा इजी हो पाएगा आगे के पॉइंट समझा पाना। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट डिसाइड करता है कि ये जो ब्लैक सर्कल है जिसको हम विनिएटिंग कहते हैं, विनिएटिंग फोटो के सेंटर की तरफ, जैसे ये फोटो का सेंटर है, इसके कितना पास रहेगी या दूर रहेगी। जब आप मिड पॉइंट को, इसकी ये बाय डिफॉल्ट मिड पॉइंट 50 होता है, जब मिड पॉइंट को आप लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो देखिए ये सेंटर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, और इसको जब राइट ले जाएंगे तो ये सेंटर से दूर होता जा रहा है। ठीक है, तो इसको बाय डिफॉल्ट 50 ही रखते हैं।
राउंडनेस राउंडनेस ये डिसाइड करता है कि ये जो विनिएटिंग है ये ओवल शेप में रहेगी, ऐसे राउंड रहेगी, या स्क्वायर में रहेगी। इसको जब लेफ्ट ले जाएंगे तो देखिए ये थोड़ा सा स्क्वायर शेप में आता जा रहा है, और इसको जब आप राइट ले जाएंगे तो ये और राउंड होता चला जाएगा। ये देखिए इसने पूरा एक सर्कल का रूप ले लिया। तो राउंडनेस को वापस बाय डिफॉल्ट रखते हैं। राउंडनेस के बाद आता है फेदर। फेदर से आप वेनिएटिंग की शार्पनेस और सॉफ्टनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे इसको जब हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो देखिए ये हार्ड होता जाएगा। ये देखिए बिल्कुल एकदम ये इसकी एजेस एकदम शार्प हो गई हैं। और इसको जब हम राइट साइड में ले जाएंगे +100 की तरफ तो ये सॉफ्ट हो गई है इसकी एजेस। फेदर के बाद आता है हाइलाइट्स। हाइलाइट्स का यूज करके आप विनिएटिंग से जो भी आपकी हाइलाइट्स पे इफेक्ट हुआ होगा उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो राइट साइड में ले जा रहा हूँ तो जहां जहां पे हमारी हाइलाइट्स थी, जैसे इस एरिया में, स्काई के एरिया में हाइलाइट्स वापस विजिबल हो रही हैं। मतलब ये पूरा पैनल आप डिपेंड करता है कि आप अपनी फोटो में विनिएटिंग इफेक्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो जब हम अमाउंट पे वापस क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। विनिएटिंग के बाद इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो ग्रेन के इफेक्ट्स का ऑप्शन है। इसकी हेल्प से आप जो है फोटो में ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं। अमाउंट के कर्सर को आप राइट साइड में ले जाएंगे तो देखिए फोटो में ग्रेन्स ऐड करता जा रहा है। जूम करने पे आपको ग्रेन्स दिखेंगे फोटो में बहुत सारे। अमाउंट के बाद आता है साइज। साइज से आप ग्रेन का साइज आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको छोटे ग्रेन्स रखने हैं या बड़े ग्रेन्स रखने हैं। इसको जब लेफ्ट ले जाएंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रेन्स के इफेक्ट आ जाएगा आपकी इमेज में। और इसको जब आप राइट साइड में ले जाएंगे तो ये ग्रेन्स का साइज बड़ा हो जाएगा। ये देखिए। साइज के बाद आता है राउंडनेस का ऑप्शन। इस ऑप्शन से आप ये जो ग्रेन्स आपने अपनी इमेज में डाले हैं इनको आप राउंड या स्मूथ कर सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट 50 रहता है। जब इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये स्मूथ हो जाते हैं, और जब इनको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये राउंड होते जाएंगे। ग्रेन्स का इफेक्ट यूज करके आप अपनी फोटो को विंटेज लुक दे सकते हैं। इफेक्ट्स के पैनल के बाद आता है कैलिब्रेशन का पैनल। कैलिब्रेशन का पैनल क्या करता है, ये इमेज में जो भी कलर्स होते हैं उनको कैलिब्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। बहुत से लोग इस पैनल का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है और इस पैनल तक आते आते पूरी एडिटिंग हो चुकी होती है। फिर उसके बाद अगर आप इसका यूज करते हैं तो इमेज ओवर एडिट सी लगने लगती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बेसिक पैनल के बाद जो है, ये जो बेसिक पैनल है, जो सबसे पहला पैनल जो था एक्सपोजर का, उसको यूज करने के बाद आप कलर कैलिब्रेशन का यूज करें, क्योंकि ये पैनल जो है आपकी इमेज में जो कलर्स होते हैं उनको एक बेस देता है। बाद में आप HSL और दूसरे जो कलर के पैनल्स हैं जैसे HSL और कलर ग्रेडिंग का, उसका यूज करें, लेकिन उससे पहले आप जो है कलर कैलिब्रेशन का यूज करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा बेस देगा आपकी इमेज को। कैलिब्रेशन के पैनल को समझाने के लिए मैं इस इमेज का यूज करूंगा। तो इसमें सबसे पहले आता है शेडो, फिर रेड प्राइमरी कलर आता है, फिर ग्रीन प्राइमरी कलर आता है और फिर ब्लू प्राइमरी कलर आता है। तो यहाँ पे भी ह्यू सैचुरेशन, हर कलर का ह्यू सैचुरेशन दे रखा है। आपके मन में सवाल उठेगा कि HSL में भी रेड कलर था और उनका ह्यू और सैचुरेशन था, तो ये उससे कैसे डिफरेंट है। बट ये पैनल जो है HSL से टोटली डिफरेंट है, क्योंकि HSL जो है आपका जो पर्टिकुलर कलर, जैसे जो भी इमेज में कलर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये ऑरेंज कलर दिख रहा है और रेड कलर है, तो ये उसको ही चेंज करता है, बाकी किसी कलर को नहीं करेगा। जैसे हम HSL में जाएंगे, ऑरेंज कलर को आप लेफ्ट या राइट शिफ्ट करेंगे तो देखिए जहां भी ऑरेंज कलर है वहां पे ही चेंजेस आ रहे हैं, बाकी पूरी इमेज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे रेड कलर चेंज करते हैं, इस एरिया में देखेंगे आप, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। ऐसे सैचुरेशन चेंज करते हैं लाइट का, तो ये देखिए ये डिसैचुरेटेड हो गया। सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो रेड और ज्यादा पॉप करने लगेगा। तो कैलिब्रेशन में जब हम रेड ग्रीन और ब्लू के ह्यू सैचुरेशन को चेंज करते हैं तो ये पूरी इमेज पे इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो रेड ग्रीन और ब्लू कलर से ही मिलके पूरी बनी हुई होती है, और ये हर एक पिक्सल पे इफेक्ट डालेगा जब हम इसका ह्यू और सैचुरेशन चेंज करते हैं। तो कर्सर को जब आप इमेज पे ले जाएंगे तो हिस्टोग्राम में देखेंगे नीचे, यहाँ पे जैसे रेड कलर है 44%, ग्रीन कलर है 43% और ब्लू कलर है 36%। और यहाँ पे जैसे रेड कलर है 73%,
ग्रीन कलर है 60% और ब्लू कलर है 40%। पूरी इमेज में रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के पिक्सल्स हैं और ये उन्हीं के ही कलर, कितना कलर का परसेंटेज है उनको दिखा रहा है। तो इसमें जो सबसे पहला शेडो का जो है, शेडो के स्लाइडर को आप लेफ्ट या राइट ले जाएंगे तो ये उसमें ग्रीन कलर का टिंट या मेजेंटा कलर का टिंट ऐड करेगा, लेकिन ये इस इमेज में नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इमेज है जेपेग। जेपेग इमेज में शेडो का टिंट का स्लाइडर वर्क नहीं करता है, इसके लिए रॉ इमेज होनी कंपलसरी है। जैसे जो पुरानी हमारी इमेज थी कार की, उस पर जब जाएंगे और ये हम शेडो का टिंट को शिफ्ट करेंगे ग्रीन की तरफ, तो देखिए ग्रीन कलर इसने ऐड कर दिया है शेडो में। और इसको जब राइट ले जाएंगे तो इसने मैजेंटा कलर ऐड कर दिया है शेडो में और बाकी स्काई एरिया में भी। तो इसके लिए रॉ इमेज जरूरी है होना। तो वापस उसी इमेज पे चलते हैं। शेडो का स्लाइडर इसमें वर्क कर नहीं रहा तो इसका यूज करने का कोई मतलब भी नहीं है। शेडो के बाद आता है रेड प्राइमरी। रेड प्राइमरी में ह्यू और सेचुरेशन है। जब ह्यू को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो देखिए ये जहाँ पे सनलाइट है वहां पे इसने येलो कलर ऐड किया है। तो इस येलो कलर को और ज्यादा सेचुरेटेड करने के लिए जब सेचुरेशन को बढ़ाएंगे तो इसको ये और सेचुरेटेड कर देगा। इसको अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो इसको लेस सेचुरेटेड कर देगा। तो थोड़ा सा इसका सेचुरेशन बढ़ाते हैं येलो कलर का। रेड प्राइमरी के बाद है ग्रीन प्राइमरी। ग्रीन प्राइमरी के ह्यू के स्लाइडर को जब हम राइट साइड ले जाते हैं तो ये देखिए उसने येलो कलर को हल्का सा ऑरेंज का टिंट दिया है और सेचुरेशन थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये देखिए येलो से हल्का सा ही ऑरेंजिश हो गया है। फिर उसके बाद आता है ब्लू प्राइमरी। इसमें ह्यू को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। देखिए इसने येलो कलर को एकदम, येलो कलर को एक काफी डार्क ऑरेंज कलर में चेंज कर दिया है और वहीं अगर इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये इसको ग्रीन कर दे रहा है। और यहाँ पे देखिए इसने मेजेंटा कलर ऐड कर दिया है। इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसने ब्लू टोन ऐड किया है और यहाँ पे ऑरेंज टोन ऐड किया है। इस तरीके से आप कलर कैलिब्रेशन के पैनल का यूज कर सकते हैं अपनी इमेज में कलर का बेस देने के लिए। और उसके बाद फिर आप HSL का यूज करके कौन सा कलर ज्यादा है या कौन सा कम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। बिफोर आफ्टर देखने के लिए ये जो मैंने आपको टर्न ऑफ का बटन बताया था, इसको क्लिक करेंगे तो ये पैनल ऑफ हो जाएगा। एक बढ़िया सा इसने सिनेमैटिक कलर्स ऐड कर दिए हैं। कलर कैलिब्रेशन का पैनल का यूज करके हमारी इमेज में कितने चेंजेस आ गए हैं। पहले इमेज हमारी ऐसी थी और अब ऐसी है। तो इसको आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सारी एडिटिंग हो जाने के बाद फोटो सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, फाइल में एक्सपोर्ट पे जाएंगे फिर तो ऐसा एक पैनल आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो ये जो पहला कॉलम देख रहे हैं इससे आप जो है फोटो को अपनी लोकेशन दे सकते हैं कि हमें इस पर्टिकुलर जगह पे सेव करनी है। उसके लिए यहाँ पे चूज पे सेलेक्ट करेंगे और आपके सिस्टम की ड्राइव्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप जैसे जिस भी ड्राइव में सेव करना हो आपको फोटो, तो उस ड्राइव पे जाके आप सेलेक्ट फोल्डर प्रेस करेंगे तो ये वहां पे ये ड्राइव आ जाएगी। जैसे यहाँ पे दिखा रहा फोल्डर D और उसका यहाँ पे आप फोल्डर का नाम दे सकते हैं XYZ, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हैं। और उसके बाद फाइल नेमिंग, जैसे अगर आपको फाइल का रीनेम करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसको रीनेम कर सकते हैं। फाइल नेमिंग के बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे फाइल सेटिंग देखेंगे। यहाँ पे इमेज का फॉर्मेट आप सेट कर सकते हैं, जैसे JPEG, PSD, TIFF, PNG या DNG रखनी हो जो भी आपको, या ओरिजिनल फोटो सेव करनी हो उसके लिए ऑप्शन है। क्वालिटी को यहाँ पे 100 ही रखिएगा और कलर स्पेस आप एडोब RGB या sRGB रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम। फिर यहाँ पे इमेज साइज दे रखा है। इमेज साइज को एज इट इज ऐसा ही रहने दीजिएगा। रेजोल्यूशन आप 300 कर दीजिएगा, जितना भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और बाकी ये जो सारी सेटिंग्स हैं इनको एज इट इज ऐसे ही रखिएगा। सारे प्रोसीजर हो जाने के बाद ये एक्सपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉलम बन के आएगा एक्सपोर्ट वन फाइल। तो ये आपकी फोटो को सेव कर रहा है। अगर आपको एक साथ सारी फोटो सेव करनी है तो शिफ्ट प्रेस करके लास्ट फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी फोटो सेलेक्ट हो जाएंगी और वही प्रोसीजर एक्सपोर्ट पे जाकर के इनको आप एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह आप सारी फोटोज को सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको लाइटरूम के एक बहुत ही कमाल के फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप एक फोटो पे जो भी आपने फोटो पे एडिटिंग की हो बाकी फोटोज पे आप कैसे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ये जो फोटो है आपके सामने, इस पे हम लोग ने टोन कर्व की एडिटिंग की थी
इस पर टोन कर्व की एडिटिंग की थी और बेसिक पैनल की एडिटिंग की थी। तो इसी सेम एडिटिंग को हम बाकी फोटोज पे पेस्ट करेंगे। उसके लिए आप अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे एक कॉपी पेस्ट का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ से आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कॉपी सेटिंग्स का एक पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे चेक ऑल और चेक नोन का ऑप्शन आएगा। चेक ऑल करेंगे तो ये सब पे टिक लग जाएगा और चेक नोन करेंगे तो सबसे टिक हट जाएगा। तो हमने जो जो एडिटिंग की थी उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे बेसिक पैनल की सारी एडिटिंग, टोन कर्व की, HSL की, कलर ग्रेडिंग, डिटेल्स, लेंस करेक्शन की। ट्रांसफॉर्म हमने कुछ किया नहीं है, ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं किया तो ट्रांसफॉर्म के रहने देते हैं। हीलिंग भी नहीं की है, क्रॉप भी नहीं किया है, कैलिब्रेशन। इसको जब कॉपी करेंगे तो ये सारी सेटिंग्स आपकी कॉपी हो गई है। और नेक्स्ट फोटो पे जाएंगे जिसपे आपको पेस्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे तो देखिए सेटिंग आपकी पेस्ट हो गई। इसी तरह आप दूसरी फोटो पे भी कर सकते हैं। सिंपली दूसरी फोटो सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो इसने वही सारी एडिटिंग इस पे पेस्ट कर दी है। इसमें एक दूसरा भी ऑप्शन है, आप एक साथ ये सारी फोटोज को, जितनी भी 20-25 फोटोज हैं आपकी, उस पे ये सेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, जिस इमेज पे आपने एडिटिंग की है उसको सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस करके सारी फोटो आप सेलेक्ट कर लीजिए एक साथ। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप सिंक का, इस पे क्लिक करेंगे तो वही पैनल आपके सामने वापस सिंक सेटिंग्स का खुल के आ जाएगा और आप ये सिंक्रानाइज कर देंगे तो देखिए इसने सारी फोटोज पे वही एडिटिंग कर दी है, ये देख पा रहे हैं आप। इसमें एक कंडीशन ये है कि एक ही सिनेरियो की सारी फोटोज होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने कोई स्टूडियो में फोटो खींची हो, उसकी सेटिंग्स आप आउटडोर की फोटो में पेस्ट कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आउटडोर फोटोज के लिए एडिटिंग अलग होती है और इंडोर फोटोज के लिए एडिटिंग अलग होती है। तो सेम सिनेरियो की सारी फोटोज होनी चाहिए, बस ये ध्यान आपको रखना है कि एक ही सिनेरियो की सारी फोटोज हो, अलग अलग कंडीशंस की फोटो ना हो। तो आपने देखा ना कितना कमाल का फीचर है और कितना टाइम बचाता है हमारा। आप एक साथ जितनी भी आपके पास 50 फोटोज हो, 100 फोटो, जैसे आप जैसे वेडिंग की फोटोज हैं आपके पास, तो वेडिंग में जैसे स्टेज की फोटोज है तो स्टेज की फोटो जैसे 100-150 जो भी फोटोज हैं आप उनको एक साथ एक फोटो पे एडिटिंग करके बाकी फोटोज पे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं उनको। तो आपने देखा लाइटरूम कितना ही आसान है, कम टाइम में आप फोटोज को कैसे एडिट कर सकते हैं और उसमें इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।